डियर स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के पहले वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। आप सभी को पता है कि राजस्थान बोर्ड ने आपके लिए न्यू पैटर्न पे आधारित मॉडल पेपर सभी विषय के अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पे और उनके सॉल्यूशन हम देख रहे हैं वन बाय वन। हर सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम देखेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। तो यहाँ पर जो आपका पहला सब्जेक्ट हमने लिया है ज्योग्राफी का, इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप चैनल पर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दिया गया कौन से खंड में कितने प्रश्न रहेंगे, आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, सारे मॉडल पेपर में ये चीजें बताई गई हैं। तो इन सब चीजों को आप आसानी से पढ़ सकते हो, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझाने की आवश्यकता हो। और जब आप इस पूरे मॉडल पेपर को डाउनलोड करेंगे तो साथ ही साथ इसका ब्लूप्रिंट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके चैप्टर वाइज कितने नंबर के कौन सा चैप्टर आएगा वो भी बताया गया। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या बताई गई है, टोटल 17 नंबर जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक मार्क्स में आपको मिल जाएंगे, यानी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, फिलअप्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद 4 से लेकर 15 तक के प्रश्न जो है 1.5 अंकों के मिलेंगे और 16 से 18 तक के प्रश्न 3 अंकों के और 19 से 20 जो प्रश्न होंगे ये आपको 4 अंकों के और फिर मानचित्र आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल अंक भार यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आपके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं पहले। नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है Who propounded the concept of neo-determinism? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रिफ्थ टेलर। ए ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एमसीक्यू है, इसके ऊपर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन? तो वो पॉपुलेशन की वर्किंग ग्रुप जो होती है वो 15 to 59 वर्ष होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एमसीक्यू का। तो इसमें पूछा गया मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो पाकिस्तानी विद्वान डॉक्टर महबूब अल हक जो है इनका ये दिया हुआ है, इनको इसका सृजनहर्ता या सृजनकर्ता मानते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, डॉक्टर महबूब उल हक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती आपका प्राथमिक है तो ये होगा नहीं। इसके बाद बुनाई जो है आपका ये सेकंड में आ जाता है, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। आखिर जो है ये प्रथम में आता है। तृतीय बचता जो है व्यापार है, यानी कि ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग जो है इसमें आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टार्टरी एक्टिविटी? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रेडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ पूछा गया वोल्गा जलमार्ग स्थित है। वोल्गा जलमार्ग के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। वोल्गा वाटरवे ये लोकेट हुआ है रशिया में, रूस में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम यानी मिनिमम है? तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो आपका तमिलनाडु हाईएस्ट है, पंजाब हाईएस्ट है, हरियाणा हाईएस्ट है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मिनिमम या लोएस्ट में आता है। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ है या फिर बिहार है, ये दोनों ही लोएस्ट में आते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी सन 1987 में, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज द इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेड? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2002। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड विद कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जर्मनी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना व्हेन वाज इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट स्टार्टेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958, 1958। जो कि अगर डेट पूछता तो 31 मार्च 1958 इसका राइट डेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलिप्स की। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रति वर्ष प्रतिशत में या केवल प्रतिशत भी अगर आप लिखते हैं, अगर प्रतिशत भी लिखते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट पर एनम भी लिख सकते हैं या केवल परसेंट भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका राइट आंसर होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की कृषि भूमध्य सागर क्षेत्र सागरीय क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागर जो भी कल्टीवेशन होता है वो सारे के सारे मेटेरियल रीजन में वो होते हैं आपके विटीकल्चर बोले या ग्रेप कल्टीवेशन बोले, अंगूर की खेती के लिए विशेषता उसकी जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया डैश क्रिया ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है? तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर कौन सी क्रिया होती है? कृषि, एग्रीकल्चर जो है वो होता है। तो यहाँ पे डैश इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट्स इन ऑल रूरल सेटलमेंट्स, दैट इज एग्रीकल्चर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित खाली स्थान है? तो यमुना आप जानते हो नदी है, तो यहाँ पे रिवर आ जाएगा। यमुना इज हाईली पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं जिसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में सारे सॉल्यूशंस को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि किसी को भी मतलब सॉल्यूशन में परेशानी ना हो, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा समझ में आ पाए। तो किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखने हैं, तो आप बता सकते हैं एनी टू मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो आपका भाखड़ा नागल परियोजना है, चंबल परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है। सारे के सारे इसमें से केवल आपको 2 लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 4 परियोजनाएं जो है लिखी हैं। तो इन चारों में से आपको जो भी याद होता है या चारों तो आसानी से याद हो जाएंगे, तो इनको आप याद कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण कौन से? तो प्रमुख कारणों में एक तो आता है आपके बढ़ते हुए जो उद्योग है वो है इंडस्ट्रीज, जो जितनी ग्रोविंग इंडस्ट्रीज है इनके पोल्यूशन की वजह से वायु प्रदूषण होता है। वनों की अंधाधुंध कटाई जो हो रही है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, ये भी एक न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। और बढ़ते उद्योग जो कि हम बता चुके हैं ग्रोविंग इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर 2 बार लिख दिया, बढ़ते उद्योग हटा सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो आप 3 मैंने बता दिए, यहाँ पे 2 पूछे गए हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया आप देख सकते हैं। व्हाट आर द 2 मेन, अच्छा ये इसका इंग्लिश वर्जन था जो आपने अभी क्वेश्चन देखा है। इसका नीचे जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखिए, मानव का प्राकृतिकरण क्या है? व्हाट इज द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस? यहाँ पे मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाले लेने से। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। तो मानव के प्रतिकरण से क्या तात्पर्य है? तो हम बोलेंगे मानव के प्राकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाले लेने से है। ह्यूमन नेचुरलाइजेशन रेफर्स टू द ह्यूमन अडेप्टिंग हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें खोज क्या है? कोल खोज क्या है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए व्हाट इज कोल खोज, तो यहाँ पे देखिए
सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल-खवोज के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो कलेक्टिव फार्मिंग होती है सोवियत यूनियन में, उसी का नाम जो है कोल-खवोज कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हम दे देंगे 1 मार्क्स में, ये इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर खंड बी सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे चौथा जो प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे डेढ़ नंबर के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन डेढ़ नंबर से ज्यादा के हैं, मतलब उसमें क्वेश्चन तो ऐसा दिया गया है कि डेढ़ नंबर में ही आपको आंसर देना है, लेकिन वो 2 नंबर से 3 नंबर के हो सकते थे। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का ही परिणाम है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, पॉपुलेशन ग्रोथ मींस द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री स्टेट इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, और पॉपुलेशन ग्रोथ इन ईच ईयर और डिकेड इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फिर से डेढ़ नंबर का आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए। तो मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम, ध्यान रखना आधारभूत आवश्यकता उपागम को ही हमें समझाना है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। 4 उपागम होते हैं, इसमें से एक ही पूछा है, आपको बाकी 3 भी पता होने चाहिए। एक्सप्लेन द बेसिक नीड्स अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बेसिक नीड अप्रोच हमें बताना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसका आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है क्या होता है, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी है, आप इसको देख सकते हैं, बेसिक नीड अप्रोच। तो यही चीज पूछी गई बेसिक नीड अप्रोच, तो उसी को हमें लिखना है। इसकी 4 आवश्यकताएं हैं, इसमें से केवल इसने एक ही पूछा, चारों भी पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको करना है, मेक एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ साइबर स्पेस इंटरनेट। तो साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्पेस की दुनिया है, यह वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW से जैसे इंटरनेट से घिरा हुआ है। सरल शब्दों में यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना को प्रेषित या एक्सेस यानी उस तक पहुंचने करने के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दुनिया है। आज इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो 100 से अधिक देशों में लगभग 1000 मिलियन लोगों को जोड़ता है, और 1995 में 50 मिलियन से कम इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, और सन 2000 में लगभग जो है 400 मिलियन उपयोगकर्ता हो गए, और 2005 में 1 अरब से अधिक हो गए। अगले कुछ वर्षों में यह सुविधा जो है हर किसी के पास होगी, और दुनिया के अधिकांश उपयोगकर्ता USA, UK, जर्मनी, जापान, चीन और भारत हैं। तो इस तरह से आप जो है एक विश्लेषणात्मक अध्ययन जो है एक एनालिसिस प्रस्तुत कर सकते हैं इस तरह से। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश में है बिल्कुल सेम टू सेम, आप जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में मैंने क्या लिखा है, तो इंग्लिश को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, व्यापार संयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो देखिए इसके 2 मुख्य उद्देश्य भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइट टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। तो व्यापार संयोजन एक वैधानिक स्वरूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक समूह अथवा इकाइयां अपने को किसी वस्तु अथवा उत्पाद को विभिन्न संभावित बाजारों में उत्पादन और वितरण करती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत करना और अपव्यय से बचना, और साथ ही साथ ग्राहक को उपयुक्त वस्तु प्रदान करने में सहायता करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं, और यहाँ पे हमने जो है इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख दिया है। फर्स्ट जो है उद्देश्य इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू एंड द अनहेल्दी कंपटीशन, अवॉइड वेस्टेज एंड हेल्पिंग टू प्रोवाइड द सुटेबल आइटम टू द कस्टमर्स। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर आपको बताना है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, आप दोनों का जो है डेफिनेशन लिख देंगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो द्विपार्श्विक जो है आपका व्यापार क्या होता है, इस व्यापार में जो है 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ जो है व्यापार किया जाता है। और बहुपार्श्विक की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे जो आपको नाम से ही स्पष्ट है, सबसे स्पष्ट है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ में जो है किया जाता है। इसको हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपसे एक डायग्राम पूछा गया है, ग्रामीण अधिवास के तारा और दोहरा प्रारूपों को जो है रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताना है। ड्रॉ द स्केच ऑफ स्टार एंड डबल पैटर्न रूरल सेटलमेंट। तो स्टार पैटर्न तो ये है आपका, और जो है आपका दोहरा प्रारूप जिसको डबल पैटर्न बोलते हैं वो आपका ये है। तो दोनों डायग्राम को आप इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी ध्यान रखना है, और बहुत सारे डायग्राम है उनको भी आप एक बार जरूर देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन, भाषाई संगठन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो देखिए भाषाई संगठन पर हम टिप्पणी किस तरह से लिखेंगे, भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है, और ग्रियर्सन के अनुसार जो है देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी, और आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं जो है अनुसूचित हैं, और अनेक भाषाएं जो है गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है, और लघुत्तम भाषा में यानी कि कम से कम भाषा जो बोली जाती है वो संस्कृत है, काश्मीरी है और मणिपुरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भाषाई संगठन है उसको बता सकते हैं सिंपली। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इंग्लिश में मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पे प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम आपको बताने हैं। तो प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम जो हम बता सकते हैं वो इस तरह से लिखेंगे, ग्रामीण से नगरीय प्रवास की ओर बढ़ने से, यानी कि गाँव से जब नगर में लोग आते हैं तो उनके बढ़ने से नगरों में जनसंख्या बढ़ती है, जिससे वहाँ की भौतिक और नागरिक एवं व्यक्तिगत सुविधाएं जो है कम हो जाती हैं, और गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भौम जल, जो पृथ्वी के नीचे स्तर जो है भौम जल का, वो उसमें कमी आ जाती है। साथ ही साथ वायु प्रदूषण और वाहित मल से निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या जितनी ज्यादा आपकी बढ़ेगी उतनी ज्यादा ये समस्याएं बढ़ेंगी। तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख देंगे। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन क्या हो सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बता दिया, वही चीज जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया इंग्लिश में लिख दिया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है
आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित करना है। स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द मॉडर्न टाउन एंड डेवलपमेंट। तो अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक आधुनिक शहरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन का विकसित किए। साथ ही साथ अंग्रेजों ने इसके बाद में मुंबई, जिसको बॉम्बे बोलते हैं, अभी मुंबई बोलते हैं, पहले बम्बई बोलते थे, चेन्नई जिसको मद्रास पहले बोला जाता था, और कोलकाता जिसको कलकत्ता पहले बोला जाता था, उसको भी अंग्रेजी शैली में उन्होंने निर्माण करवाया। और 1850 के बाद आधुनिक उद्योग पर आधारित शहरों का भी उन्होंने जन्म करवाया या निर्माण करवाया, जिसमें जमशेदपुर इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर जो है प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर आदि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई और सिंदरी और बरौनी के रूप में विकसित हुए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसका आधुनिक शहर और विकास के बीच में किस तरह से संबंध है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से आंसर्स को देखेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पर टिप्पणी लिखनी है आपको। उत्तरी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उस पर टिप्पणी लिखनी है। उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में भारतीय विशाल पठार फैला है। यहाँ हमारे देश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, यानी कि सीधी सीधी बात बोल सकते हैं उत्तरी मैदान जो है वो सबसे बड़ा जो है हमारे देश का सबसे ज्यादा खाली जगह जो भौतिक विभाग बोल सकते हैं उसको वो है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह प्राचीन चट्टानों से बना पठारी प्रदेश है। इस प्रदेश में छोटे बड़े अनेक पठार हैं और पर्वत श्रृंखलाएं हैं और नदी और घाटियां हैं। और बुंदेलखंड का पठार और कैमूर तथा राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। और पूर्वी घाट जो है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैले हैं। इन्हें पूर्वाद्रिणी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप 1.5 नंबर के हिसाब से इस तरह का आंसर जो है लिखेंगे और सही तरीके से आपको आंसर लिखना है ताकि आपके नंबर ना कटे। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों को आपको स्पष्ट करना है, यानी स्पेसिफाई द हिंटरलैंड्स एरियाज ऑफ पोर्ट। तो देखिए क्या होता है, पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल या सड़क मार्गों द्वारा पतन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई जो कि हमारा पृष्ठ प्रदेश क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद इस क्षेत्र के उत्पाद या सामान निर्यात के लिए पतन तक भेजे जाते हैं तथा आयातित जो मान हमने कहीं से विदेश से मंगवाए हैं उनको जो है उनके उत्पाद को या सामान को विक्रय या उपभोग के लिए यानी कि बेचने या फिर उसको कंज्यूम करने के लिए यहाँ से वितरित कर दिया जाता है। और पारादीप पतन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत जो है उड़ीसा आता है, झारखंड आता है और छत्तीसगढ़ आते हैं। इसी प्रकार अगर विशाखापट्टनम जो आपका पतन है उसमें मुख्य प्रमुख पृष्ठ प्रदेश की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे 15 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि आपको 2022 का पेपर जरूर पढ़ लेना है। जो मॉडल पेपर हमने सॉल्व करवाया था उसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो 2022 का पेपर नहीं छोड़ना है। जो मॉडल पेपर है उसको जरूर देख लें। मॉडल पेपर 2022 का जरूर देख लें। 2023 का तो आप देख ही रहे हैं अभी, लेकिन 2022 का भी आप देख लेना। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में भी आप प्लेलिस्ट की डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको बताना है एनालाइज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो उपग्रह संचार पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में संचार उपग्रह का उपयोग करके सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है। अपने दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर इंग्लिश प्रीमियर लीग देखना इसके बिना संभव नहीं होता, यानी कि असंभव होता। साथ ही साथ संचार उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक चैनल बना करके ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से संकेत जो है प्रसारित करता है। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सैन्य अनुप्रयोग उपग्रह संचार का ही उपयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आप बता सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से आंसर आपको लिखना है स्पष्ट लैंग्वेज में। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका खंड सी यानी सेक्शन सी पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें 16 जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। आप क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना कीजिए। एनालाइज द मेडिकल सर्विसेज ऑफ ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। तो भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह से हैं। 2005 में अमेरिका से लगभग 55,000 मरीज इलाज के लिए भारत आए। दूसरा पार्ट हम बता सकते हैं भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के अग्रणी देश के रूप में जो है उभरा है। तीसरा बता सकते हैं भारत के महानगरों में स्थित विश्व स्तरीय अस्पताल दुनिया भर के मरीजों की सेवा करते हैं। और चौथा पार्ट में हम बता सकते हैं चिकित्सा पर्यटन भारत जैसे विकासशील देशों के लिए प्रचुर लाभ लाता है। तो इस तरह से जो है आप ओवरसीज जो पेशेंट होते हैं उसकी क्या सर्विसेज हैं इंडिया में वो आप 3-4 पॉइंटों से बता सकते हैं। कम से कम जब आपको 3 मार्क्स देने तो कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट तो आपको लिखने हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा लिखते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। मान लीजिए इसमें से कोई भी आपने गलत लिखा या उसको समझ में नहीं आया तो चौथे पॉइंट को देख करके एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। तो इसलिए हमेशा जितने भी मार्क्स हो उससे एक पॉइंट जो है आप ज्यादा लिखने की कोशिश करें। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के मुख्य क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों को संक्षिप्त में जो है आपको समझाना है। 3 नंबर का फिर से क्वेश्चन है। तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के मुख्य क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो पहला जो है आपका मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है और इसका मुख्य कारण महाराष्ट्र में काली मिट्टी के प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में कपास उगना है। उसके बाद में साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में आप समझा सकते हैं मुंबई हाई एवं बस्सी में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के मिलने से यहां औद्योगिकरण को विशेष प्रोत्साहन मिला है। साथ ही साथ मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने भी इस प्रदेश को जो है अतिरिक्त बल दिया है। साथ ही साथ मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश देश के सभी भागों से रेल, सड़क एवं वायु मार्गों से जुड़ा हुआ है। इससे कच्चा माल एवं निर्मित माल के परिवहन में सुविधा होती है। और 5वें पॉइंट में आप बता सकते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश समुद्री मार्गों के द्वारा संपूर्ण विश्व से जुड़ा हुआ है। इससे आयात और निर्यात की सुविधा में भी वृद्धि हुई है। तो आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट कम से कम लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से अपने आंसर्स को जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं आंसर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित जनसंचार तंत्रों पर जो है आपको टिप्पणी लिखनी है। इसमें पहला पूछा गया रेडियो और दूसरा है टेलीविजन। इसके अलावा कुछ भी पूछ सकता है तो राइट है शॉर्ट नोट या फिर नोट ऑन द फॉलोइंग मास कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे 1.5 नंबर का एक है, 1.5 नंबर का एक है। पहले हम बात करें रेडियो की। तो रेडियो चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संचार का माध्यम है। यह 20वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में आया और संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। और 1920 से 1945 के बीच इसने समाचार और मनोरंजन प्रदान करने करके जो है जनसंचार
माध्यमों पर एकाधिकार कर लिया था। उस समय यही चीज थी, तब से यह पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के साथ साथ जो है संचार का एक स्वीकृत हिस्सा बन गया। इसके बाद हम टेलीविजन को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो टेलीविजन जो है वस्तुओं और ध्वनियों के माध्यम से छवियों को वितरित करता है, या रेडियो तरंगों और समाक्षीय केबल और साथ ही साथ इंटरनेट स्ट्रीमलाइनिंग या प्रत्यक्ष प्रसारण उपग्रह के माध्यम से होता है, या एक काले और सफेद चित्र के साथ शुरू हुआ, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट शुरू हुआ था और फिर ये रंगीन आकर्षक मनोरंजन को कवर कर लिया, यानी कि इसने रंगीन आकर्षक मनोरंजन को कवर किया, यानी कि इसने एंटरटेनमेंट को जो है कलरफुल बना दिया, और इसकी खोज और उपयोग के बाद से यह जनसंचार माध्यम में एक आवश्यक माध्यम बन गया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे रेडियो और टेलीविजन के बारे में आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं यहाँ से लिख सकते हैं। सेक्शन डी पे आ चुके हैं हम। सेक्शन डी में 19वां जो प्रश्न है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति एवं वितरण को समझाना, यानी कि आपका जो है कहाँ पर ये आपका जो है विश्व में, क्योंकि विश्व की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया की बात नहीं हो रही, इसमें विश्व में मतलब कहीं भी, भारत भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो लोहा और इस्पात उद्योग दुनिया में व्यापक रूप से वितरित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश, रूस, यूक्रेन, चीन और भारत दुनिया में लोहे और इस्पात के प्रमुख उत्पादक हैं। इसमें पहली बात अगर हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, 2+2 है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इस्पात उद्योग ग्रेट लैक्स क्षेत्र के आसपास विकसित किया गया है, अमेरिका की बात कर रहे हैं। पश्चिमी यूरोप में बात करें तो फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी में लोहे और इस्पात के जो है बड़े उद्योग है, और यूके में उद्योग जो है तटीय शहरों के आसपास केंद्रित है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर रूस की बात करें तो रूस में जो है यूराल है और कुछ बास है और मास्को टुल्ला क्षेत्र, और यूक्रेन में जो मुख्य केंद्र जो है निप्रो पेट्रोस में पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका भारत में जो है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र लोहा और इस्पात का जो है प्रमुख उत्पादन केंद्र माना जाता है। साथ ही साथ जापान की बात करें तो जापान के महत्वपूर्ण लोह और इस्पात उत्पादक क्षेत्र जो है याशु और होशु द्वीप समूह है, और महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो हिताची, नागोया और ओसाका है, ठीक है। इसके बाद में चीन की बात करें तो चीन सबसे बड़ा लोहा और इस्पात उत्पादक देश बन गया है, और मंचूरिया और यांगतजी घाटी और उत्तरी चीन में लोहा और इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। तो चीन में ये जो जगह है, इनको आपको सभी जगह को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि सारे नाम लिखो, लेकिन आपको एक दो नाम हमें जो भी आपको बताए गए हैं, जहां जहां जगह है वहां पे जरूर आपको बताना है डिटेल में। तो इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा लिखोगे तो आपका बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर के लिए अगर आप इतना समझा के लिखते हो, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हमने, तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका इंग्लिश वर्जन अगर आप स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें अथवा पार्ट भी है। तो इसमें अथवा पार्ट में आपसे पूछा गया, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो है प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। तो जो भी जितने भी टेक्नोलॉजी होते हैं ना, टेक्नोलॉजी वाले इंडस्ट्रीज, वो सारे के सारे जो है पेरिफेरल एरियाज में ही होते हैं, जहां पर मेट्रो सिटीज होती है वहीं पर, उसको क्यों वहां पे विकसित किया जाता है, उसका रीजन क्या है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। तो उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। इन उद्योगों में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के बल पर अत्यधिक उत्कृष्ट उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इन उद्योगों पर पारंपरिक कारकों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। आज अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो है प्रमुख महानगरों की परिधि में ही विकसित हो रहे हैं। इसमें से कुछ नए कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित है। अब क्यों हो रहे हैं वो विकसित परिधि पर, तो उसको हम बता सकते हैं कुछ पॉइंटों के थ्रू। कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, लेकिन आप 5 एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये जो उद्योग है ये हल्के उद्योग होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत भारी, क्योंकि प्रौद्योगिकी सूचना की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरनेट का जो है ज्यादातर यूज होगा, तो इसमें रॉ मटेरियल का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला झंझट बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये हल्के उद्योग होते हैं जो अधिकतर कच्चे माल की जगह उत्पादन के लिए अर्धनिर्मित अथवा संसाधित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कच्चे माल की जगह क्या, अर्धनिर्मित या संसाधित वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी दक्षता पर निर्भर रहने के कारण ये उद्योग प्राय जो है विश्वविद्यालयों और तथा शोध संस्थाओं के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन उद्योगों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति जो है बिजली के द्वारा होती है, जो मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रिड से प्राप्त होती है। इसके बाद हम लिख सकते हैं, इन उद्योगों के लिए अनुकूल जलवायु वाले महानगरीय क्षेत्र अधिक अनुकूलित साबित होते हैं। महानगरों की सामाजिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक गतिविधियां इन उद्योगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो है सहयोग करती है या देती हैं। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, इन उद्योगों का अंतिम उत्पाद छोटा किंतु उत्कृष्ट होता है। इनका जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उत्कृष्ट हाई क्वालिटी का बनता है, बहुत बड़ा उसमें जो है क्वालिटी देखने को मिलती है। अतः इन्हें जो है सड़क मार्गों के निकट प्रदूषण रहित आवासीय क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। यस, इसमें कोई भी धुआं, पोल्यूशन वाली कोई चीज है ही नहीं, जलाने की, बर्निंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी की बात हो रही है। और साथ ही साथ परिवहन और संचार के अति आधुनिक संसाधनों या साधनों के बिना ये उद्योग जीवित नहीं रह सकते। उपभोक्ताओं और वित्तीय संस्थाओं, सरकारी विभागों से तत्काल संपर्क बनाने तथा शोध के विभिन्न चरणों की सफलता के लिए महानगरीय व परिवहन के साधन इसके लिए जरूरी है। तो इसलिए जो है इसको पेरिफेरल पे जो है बसाया जाता है, इन उद्योगों को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, जो चीज आपको हिंदी में बताई है, तो इनको आप जरूर नोट करें। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आराम से समझ पाएंगे। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है आसानी समझ पाएंगे, और साथ ही साथ इंग्लिश आप पढ़ लेते हैं और एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं तो दोनों चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, उनका निदान कैसे किया जाए, ये आपको बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, हाउ टू रिजॉल्व देम। तो भारत में भू संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या है जो कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों और भू संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण उत्पन्न हुई है। भारत में कृषि भूमि की अनेक पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जिसमें मृदा अपरदन, साथ ही साथ अत्यधिक सिंचाई, भूमि की गुणवत्ता में कमी, तीव्र हवाएं और लवणीकरण इत्यादि शामिल है। पहला जो अगर हम बात करें मृदा अपरदन की, तो कृषि योग्य भूमि की ऊपरी परत वर्षा के जल के साथ बहने से मृदा का अपरदन होता है, और इससे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो है वो कम हो जाती है तथा भूमि जो है कृषि योग्य नहीं रहती।
दूसरे पॉइंट में हम बता सकते हैं भूमि की गुणवत्ता में कमी। एक ही भूमि पर बार बार कृषि करने तथा फसल बोने से भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है और इससे मृदा में उत्पन्न सभी खनिजों जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनका विघटन होने लगता है। इसी कारण जो है भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है। इसके बाद हम लिख सकते हैं अत्यधिक सिंचाई। तो किसानों द्वारा फसलों की अत्यधिक सिंचाई से भूमि में जल भराव हो जाता है और अत्यधिक जल वाली भूमि से मृदा का अपघटन होता है जिससे भूमि जो है कृषि योग्य नहीं रहती है। इसके बाद जो चौथा पार्ट में हम बात कर सकते हैं लवणीकरण का। तो यहाँ पर जो है अधिक सिंचाई के कारण जल भराव के कारण जो है भूमि के लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, यानी कि वो पानी में तैरने लगते हैं, आ जाते हैं और जो भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं और इस प्रकार की भूमि जो है उसका उपयोग जो है उत्पादन के लिए फिर नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो है तीव्र हवाएं क्या करती हैं या तीव्र पवनें क्या कहती हैं, ये क्या करती हैं, ये क्षेत्र जहां पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जहां पे भी जो क्षेत्र है जहां पर खुला चारों तरफ से मतलब ओपन एरिया है वहां पर हवाएं बहुत तेज चलती है, समुद्र के निकट इलाकों में भी हवाएं बहुत तेज चलती है, तो वहां की भूमि की ऊपरी परत जो है पवनों के साथ में बह जाती है, उड़ जाती है, जिससे मिट्टी में उत्पन्न खनिज पोटेशियम कैल्शियम इत्यादि में कमी हो जाती है और भूमि जो है कृषि योग्य नहीं रहती। तो ये सारे के सारे पर्यावरणीय जो है परिणाम है और इसकी समस्याओं से निपटने के कुछ निदान भी है। अत्याधिक वन लगाना और कंटूर बाइंडिंग आदि द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकना। उसके अलावा समय समय पर मृदा में उचित खनिज मिलाना, साथ ही साथ कुशल सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलिंग सिंचाई विधियों का उपयोग करना, रासायनिक खाद का इष्टतम प्रयोग करना, हरी खाद और जैव खाद का प्रयोग करना और फसल चक्रण का प्रयोग करना, मतलब फसल एक ही फसल ना बो करके अलग अलग फसलों को जो है उगाना। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं, यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है। तो आप सोइल एरोजन वगैरह सब सारी चीजें यहाँ पर आप लिख देंगे, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन पॉइंट्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं। बातें हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसमें आप सारे पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और इसमें जो ट्रबल शूटिंग है, इसका जो भी है ट्रबल शूटिंग या फिर बोल सकते हैं कैसे आप रीड कर सकते हैं, गेट रीडिंग फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, तो आप जो है हाउ टू रिसॉल्व देम, तो ये भी आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखा गया है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग या हाउ टू रिसॉल्व दिस। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 ऑप्शंस बताए थे हिंदी में, वही 6 ऑप्शन आपको लिख देना। इसके अथवा पार्ट की बात करें, यहाँ पूछा गया भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर एक लेख लिखना है। तो जो भी भारत में प्रमुख खाद्य फसलें हैं जिनको हम खाते हैं उपयोग करते हैं उसके ऊपर छोटा सा एक लेख लिखना है। तो चलिए इस लेख को कंप्लीट करते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी है? पहला जो है चावल, यह भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। मुख्य चावल जो है मुख्यतः चावल मुख्यतः ठीक है, इसको मुख्यतः चावल उत्पादक राज्य जो है बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, पश्चिम बंगाल और मद्रास है। इसके लिए तापमान जो है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच और उच्च आर्द्रता के साथ जो है होनी चाहिए। वर्षा जो लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिट्टी का प्रकार जो है गहरी चिकनी मिट्टी और दमोट मिट्टी जो है इसके लिए बेहतरीन मानी जाती है। दूसरी खाद्यान्न फसल की बात करें तो इसमें आता है गेहूं। इसका भारत में चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है और यह भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी के लोगों का मुख्य आहार है और यह इन्हीं इलाकों में जो है अधिक उगाया जाता है। साथ ही साथ तापमान की बात करें तो इसमें तेज धूप के साथ साथ आपको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है बुआई के समय में टेम्परेचर चाहिए और कटाई के समय जो है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का आपका जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर पर्याप्त मानी जाती है वर्षा। और मिट्टी की बात करें तो अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ दमोट और चिकनी दमोट जो है मिट्टी इसमें मानी जाएगी अच्छी, ठीक है। दक्कन की जो काली मिट्टी क्षेत्र है वो भी बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है। इसके बाद तीसरा जो हमारा फसल आता है वो बाजरा, जिसमें ज्वार और बाजरा आ जाते हैं शामिल। तो इसमें हम जो कह सकते हैं ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह गर्म और शुष्क मौसम में हल्की वर्षा के साथ जो है फलता फूलता है। तापमान की बात करें तो 27 से 32 डिग्री सेल्सियस जो है काफी अच्छा माना जाता है। वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है और मिट्टी जो है जलोढ़ हो या दमोट हो इसलिए बहुत ही इसके लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, और साथ ही साथ ये अगर आप और भी उगाना चाहें तो ये जो है आसानी से हो जाती है क्योंकि मिट्टी के कमियों के प्रति जो है बहुत ही कम संवेदनशील होती है। और जौ की बात करें तो उसका उपयोग जो है अनाज के रूप में और साथ ही साथ काढ़ा बनाने के रूप में भी किया जाता है। अधिकतम जो है राजस्थान, हरियाणा और यूपी के क्षेत्र में जो है उगाई जाती है। साथ ही साथ इसमें तापमान की आवश्यकता जो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में मानी जाती है। वर्षा की बात करें तो इसमें उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है इसके लिए काफी उपयुक्त होती है। और पांचवा जो फसल है मेन हमारी जो है वो दाल है। ये विशेष रूप से जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात आदि में उगाई जाती है। तापमान इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होनी आवश्यक मानी जाती है। वर्षा लगभग 25 से 60 सेंटीमीटर भी हो जाती है तो उपयुक्त रहती है और मिट्टी जो है बलुई हो, दमोट मृदा हो, वो दोनों में ही इसको उगाया जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये जो आपको मेजर क्रॉप्स फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया है उसके बारे में मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जिसमें आपका राइस है, व्हीट है, उसके बाद में इसका टेम्परेचर वगैरह सब लिख देना है, बाजरा है, ठीक है। और उसके बाद में बार्ली है जो ये भी आपका पल्सेस हैं, ये भी आपको इसमें मेंशन कर देने हैं। इसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका खंड यह है यानी सेक्शन ई है, इसमें आपको दिए गए विश्व के मानचित्र में जो है आपको सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाना है, जिसमें आपका पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और इंडोनेशिया है। इन चारों को दिखाते हैं। पहले विश्व के मानचित्र की बात करें तो विश्व के मानचित्र आपके पास सभी के पास होगा। यहाँ पर आपने देखा है ये वाला जो मैप में ये वाली जो आप देख रहे होंगे आपके पास सभी के पास ये मानचित्र होना चाहिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस तरह का, ये जो मैंने रेड कलर में कवर कर दिया अभी, तो ये जो है आपका ये पाकिस्तान है। इसके बाद में इसने बांग्लादेश के बारे में पूछा है। तो जब आप भारत का मानचित्र थोड़ा जूम करेंगे तो आपको उसमें छोटा सा एक चीज दिखाई देगी इस तरह का, वो भी उल्टा भारत जैसा ही नक्शा है। आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है जो आपका पश्चिम बंगाल है उसके पास में बांग्लादेश जो है ये आप मेंशन कर देंगे। तो मैंने बांग्लादेश लिखा हुआ है। श्रीलंका आप सभी को पता है कि नीचे जो है आपका छोटा सा जो पार्ट है ये श्रीलंका है। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया अगर आप देखना चाहते हैं तो इंडोनेशिया जो है टुकड़ों में डिवाइडेड है काफी, जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इंडोनेशिया जो पार्ट है ये आपका ये सारा का सारा इंडोनेशिया का पार्ट है जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ रेड कलर से। ये सारा इंडोनेशिया में आ जाएगा, ये भी इंडोनेशिया में पार्ट आता है, ये भी आपका इंडोनेशिया का ही पार्ट है, छोटा छोटा सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर में कर रहा हूँ, ये सारा इंडोनेशिया का पार्ट है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर ये भी वाला जो पार्ट है आपका इंडोनेशिया में ही शामिल हो जाता है। इसके बाद में आपका ये यहाँ तक जहाँ तक ये लाइन खींची हुई है यहाँ तक आपका सारा इंडोनेशिया का पार्ट है ये। तो ये आपको इस तरह से अगर आप पेंसिल से करते हैं तो इनको डार्क कर देना, तो आपका जो है ये इंडोनेशिया का पार्ट जो है आपको दिखाई देगा। तो ये आपने देख लिया इंडोनेशिया। तो चार चीजें मेंशन करनी थी, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका और चौथा इंडोनेशिया इन वर्ल्ड मैप। अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे जो कि आपसे लास्ट क्वेश्चन है, इसी के जो ऑप्शन दिया गया उसी की पार्ट करते हैं हम। देखिए
21वें क्वेश्चन का ये जो अ पार्ट है, इसमें हमने बात कर लिया अ, ब, स, द तीनों भर दिए, तो ये हाफ करके आपका 4 अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, या फिर आपसे और पार्ट जो दिया गया उसको मेंशन कर देते हैं हम। इसमें आपको जो है और पार्ट ना के नहीं है, आपको डायरेक्ट मानचित्र के 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे। 21 नंबर आपने देख ही लिया और 22 नंबर जो है नीचे की तरफ हम देख लेते हैं, जिसमें मानचित्र आधारित वर्क होगा जो आपके इंडिया मैप में भरना है। तो मिशन मेरिट का आप जो वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जल्द से जल्द कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा सॉल्यूशन चाहिए। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आते रहेंगे उसको फटाफट पहले सॉल्व कर देंगे। साइंस वाले स्टूडेंट अगर कमेंट करते हैं तो साइंस के सबसे पहले करेंगे, आर्ट्स वाले आते हैं बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो उनके, या फिर कॉमर्स के बच्चे जैसे भी होंगे, तो आप सभी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन दिए जाएंगे इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। जैसे आपने इसका सॉल्यूशन देखा, आपको जो है यहाँ पर भारत के मानचित्र में यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो है दर्शाने हैं, जिसमें ग्वालियर है, कानपुर है, मैसूर है और सूरत है, इन चारों को दर्शाना है। तो यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका एमपी में ग्वालियर दिखा देंगे जो कि यहाँ पे पड़ जाएगा, और साथ ही साथ आप कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में दिखा देंगे, उसके बाद में मैसूर आप दिखा देंगे यहाँ पर, और इसके बाद में जो है आपका ये बैंगलोर के पास में हो जाएगा, और साथ ही साथ सूरत जो है आप दिखाएंगे तो ये आपका गुजरात में आ जाएगा यहाँ पर इस जगह पे। तो इस तरह से ये चारों दिखाएंगे तो आपको यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप सोल्यूशन करते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, हर वर्ड को और आसान लैंग्वेज में समझते हैं, तो अच्छे नंबर लाने के आपके पास चांसेस हैं। अच्छे तैयारी करिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम तो इंपॉर्टेंट है। 2022 का पेपर जो मैंने सॉल्व करवाया था उसको जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था वो क्वेश्चन पेपर, जो आपका लास्ट ईयर आपका सिलेबस पूरा चेंज हुआ था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप 2022 का मॉडल सेट जरूर देख लेना एक बार, और इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सेकंड वीडियो हम उसमें देखेंगे मिशन मेरिट 2023 के लिए। अभी आपने देखा भूगोल, ज्योग्राफी का, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।